नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी एयर इंडिया की महिला पायलटों ने हमारे देश को नए साल का तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है, हम आपको बताते हैं। एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने का नया कीर्तिमान रच दिया है। हम और हमारे देश के सभी नागरिकों की तरफ से कैप्टन जोया अग्रवाल सहित उनकी पूरी टीम, कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी मनहास और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे को बधाई, जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरकर नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु तक करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी हवाई मार्ग से तय की है। पूरा देश की इन बेटियों का आभारी है, जिन्होंने यह कीर्तिमान रचकर देशवासियों को नए साल का अविस्मरणीय तोहफा दिया। हम सभी प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमारे देश की बेटियां कीर्तिमान रचकर विश्व में हमारे देश को गौरवान्वित करती रहें। सरकारी सूत्रों ने NNI को बताया, चीनी सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर और उसके पास के इलाकों के विपरीत अपने पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों से लगभग 10,000 सैनिकों को वापस ले गई है। चीनी पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर और YLC के भारतीय पक्ष से परे है। चीन ने पिछले साल यानी 2020 में अप्रैल-मई से इन सैनिकों को वहां तैनात किया था। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती पहले के समान ही है। दोनों पक्षों के सैनिक उस सेक्टर के कई स्थानों पर आमने सामने हैं। सूत्रों के अनुसार गहराई वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने का कारण अत्यधिक सर्दियां हो सकती हैं। उस अत्यंत ठंडे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कुल एक संभावना व्यक्त की गई है कि सर्दियों की वजह से मतलब अभी मेन रीज़न की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों ने यह भी कहा कि यह कहना मुश्किल है कि इस साल फरवरी-मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने पर वह सैनिकों को वापस लाएंगे या नहीं। 2020 में अप्रैल-मई से चीनी सेना ने आक्रामक मुद्रा में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा के करीब 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। चीन की इस कार्रवाई पर भारतीय पक्ष ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किसी भी अन्य दुस्साहस को रोकने के लिए वहां लगभग समान संख्या में सैनिकों को तैनात किया था, जिसके बाद दोनों बलों के बीच कई संघर्ष भी हुए और चीन ने हमारे 32,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया, जिसके बारे में हमारे 56 इंच सीने के वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कुछ नहीं बताया था, ना ही गोदी मीडिया ने, जो हमारे खुफिया एजेंसियों से भी ज़्यादा तेज है खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में। हमारे देश के अन्नदाताओं में जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी दिखते हैं, तो किसी मीडिया कर्मी को उनसे अपने जान का खतरा महसूस होता है, उन्हें भय लगता है। उन्हें भनक भी नहीं लगी कि चीन ने हमारे देश के इतने बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बात को संसद में माना था। हमें हमारे रक्षा मंत्रालय पर पूरा विश्वास है कि जब तक चीनी सैनिकों के पीछे हटने की सही वजह पता नहीं चल जाती है, हमारे रक्षा मंत्री और उच्च सैन्य कर्मचारी उस भाग की निगरानी में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और ना ही हमारे सैनिक उस क्षेत्र पे अपनी निगाहों को एक क्षण के लिए भी हटाएंगे, क्योंकि चीन साम दाम दंड भेद
सारे तरीके अपनाता है। सिर्फ ठंडी की वजह से 10,000 सैनिकों का पीछे हटाना चीन का ये कदम इतना सहज नहीं हो सकता है जितना कि दिख रहा है। खैर, रक्षा विभाग और सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगा ही लेंगी। देश को उन पर पूरा भरोसा है और वो ये करने में सक्षम भी हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कल की सुनवाई के बाद देर रात सरकार ने एक हलफनामा भी मतलब सुप्रीम कोर्ट को दिया है, जो उसमें उन्होंने लिखा भी है कि उन्हें कानून वापस लेना स्वीकार नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम उस बारे में बात अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि उस पर विस्तृत बातें होंगी कि अगर केंद्र सरकार क्यों नहीं लेना चाह रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे में बात क्यों कह रही है, क्योंकि हमारी इस टाइम की मौजूदा सरकार जो है वो बहुमत में है। तो इसलिए संविधान के कई नियमों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हमारे महामहिम किसानों को न्याय कैसे दिला सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार के पास कुछ तो पावर होगा, तभी उसमें ये जो हलफनामा दाखिल करा है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये स्वीकार नहीं है कि कृषि कानून वापस लिया जाए। लेकिन ये वीडियो भी आपको कुछ ही समय में प्रोवाइड हो जाएगा हमारे चैनल पे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक जी और उनकी पत्नी सोमवार को हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अकोला में हुआ है। इस दौरान श्रीपद नाइक अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां नाइक जी की पत्नी बेहोश थी और उन्हें काफ़ी देर तक होश नहीं आया। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इलाज के बाद श्रीपद नाइक की हालत स्थिर बताई जा रही है, वह सचेत अवस्था में है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल श्रीपद नाइक जी को गोवा अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की और श्रीपद नाइक के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने को कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह कदम प्रशंसनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी है कि अगर वो यही व्यवहार देश की आम जनता के साथ भी रखें तो हमारी जनता और सरकार के बीच कोई मतभेद उत्पन्न ही ना हो। जयपुर दिल्ली रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद जयपुर से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक जाम हो गया। वाहनों को रायगढ़ से मोड़ के मतलब जाम होने के बाद वाहनों को रायगढ़ मोड़ से आमेर रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है ट्रक ने गलता गेट और ईदगाह इलाके में भी कई वाहनों को टक्कर मारी है। 2 दिन पूर्व अमेठी के दौरे पर पहुंचे सोमनाथ भारती, जो कि दिल्ली में मौजूदा सरकार जो है आम आदमी, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, उनके विधायक हैं। उन्होंने जगदीशपुर में मीडिया में एक बयान दिया और बयान में कहा कि हम यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत है कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, उनके स्टेटमेंट को सुनिएगा कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान के बाद जगदीशपुर के हरपालपुर गांव के एक व्यक्ति ने उन पर केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद आप विधायक को हिरासत में ले लिया गया। विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। MP LLM जज PK जयंत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निश्चित की है। रायबरेली में सुबह गेस्ट हाउस में पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोका और हंगामे की स्थिति हो गई, नारेबाजी होने लगी। तभी किसी ने स्याही फेंक दी सोमनाथ भारती पर। बाद में पता चला कि वो हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता था।
फिलहाल आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुल्तानपुर जेल भेजा गया है। अब 13 तारीख को इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इस घटना पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर हमला किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार करवा दिया। आपके स्कूल इतने ज़्यादा खराब हैं क्या? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनोज सिसोदिया जी से सीख लीजिए। उन स्कूलों में हमारे यूपी के बच्चे पढ़ रहे हैं। यूपी के करोड़ों बच्चों का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो माननीय केजरीवाल जी, अब यूपी के नागरिकों की बात आप सुनिए। पहली बात तो आप पहले ये देखिए कि जो आपके विधायक और सांसद हैं वो आपको सही सूचना दें, क्योंकि वो स्कूल देखने नहीं अस्पताल देखने आए थे। उन्होंने कहीं भी स्कूल का जिक्र नहीं किया। आपने अपने स्टेटमेंट में स्कूल का जिक्र किया है। हाँ, मनीष सिसोदिया जी आए थे स्कूल देखने, लेकिन सोमनाथ भारती जी अस्पताल देखने आए थे। और रही बात शिक्षा की, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि यूपी सरकार में को मतलब कि शिक्षा को बेहतर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और इसके लिए केंद्र में शिक्षा मंत्रालय भी है जो कि ये चीज़ें देख लेगा। आपको बिल्कुल कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी के बजाय हमारे देश के आप नागरिकों से ही सीख ले लीजिए, तो आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ समय समय पर एक ऐसे, यहाँ तो खैर हेड़ा स्कूल बोला जाता है, अब आपके यहाँ क्या कहा जाएगा वो आप जाने। उसमें जो लोग बड़े हैं और मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कुछ पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है ताकि वो साइन कर सकें। और दूसरी बात, उन्हें सभ्यता और संस्कार भी दिए जाते हैं कि किसी से कैसे बोलना चाहिए। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे यूपी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके विधायक जी उन्हीं बच्चों के माता पिता को इनडायरेक्टली कुत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इतनी बदतर हालत है कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन वो कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा, उसके बाद फिर अगला बयान दीजिएगा। रही बात संजय सिंह जी की, जो कि आपके सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि यूपी में तानाशाही है। संजय सिंह जी, आपसे यूपी के किसी नागरिक ने कहा कि हमारे यहाँ तानाशाही है? और रही बात, अगर आपको हमारे देश के नागरिकों को इतनी ही ज़्यादा चिंता है तो आप हमारे उन किसान भाइयों को जिनमें कि 70 की मृत्यु भी हो गई है, उन्हें अब मानते हैं केंद्र सरकार के संरक्षण में है कि दिल्ली, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते तो वो जंतर मंतर तक पहुंच सकते थे, लेकिन आपने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। इसलिए पहले अपने शिक्षा और अपने संस्कार और अपने सांसदों विधायकों को बोलने की सलीकों को सिखाइए, उसके बाद फिर शिक्षा के बारे में कोई राय दीजिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आगे वीडियो बनाते रहें। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।